The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। रूहानिका उसे जाती हुई देखती रही थी, फिर एक लंबी सांस लेकर वहां से निकल गई थी। वो सीधा आरआर एंटरटेनमेंट आई थी, जहां पर नव्या और ध्वनि पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही ध्वनि ने अपनी जगह से खड़े होकर उसके पास आते हुए कहा था, आज मैं बहुत से भी ज़्यादा खुश हूँ। रूहानिका ने एक निगाह उस पर डालकर दोबारा कुर्सी की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तू खुश है, साफ तेरे चेहरे पर नजर आ रहा है। वो उन दोनों के करीब आते हुए बोली, अरे तो खुश होने की बात है यार, मतलब जब से मैंने न्यूज़ देखी है ना, दिल गार्डन गार्डन हुआ जा रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी को बयान करने के लिए। दोनों उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराई थी। ध्वनि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, खैर जिसने भी ये काम किया है ना, बहुत ही सही बंदा है, बस एक बार मुझे मिल जाए, मैंने उसे इस काम के लिए पप्पियां झप्पियां दे देनी है। रूहानिका ने बुरी तरह घूर कर उसे देखा और अगले ही लम्हा खांस उठी। वो इतनी बुरी तरह खांस रही थी कि ध्वनि को उसकी पीठ को सहलाना पड़ा और उसके बाद उसने कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, तो सीरियस हो गई। रूहानिका ने कुछ नहीं कहा, बस खा जाने वाली निगाहों से उसे देखती रही। उन दोनों को नव्या ने घूर कर देखा और कहा, बहुत हो गया मजाक, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। दोनों ने उसकी तरफ देखा जब उसने गहरी सांस भरकर आगे कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सब इतना आसान है जितना नजर आ रहा है। मतलब कल हमने जिस तरह से उसको देखा था, मुझे लगता नहीं था कि वो इतनी आसानी से शो को छोड़ देगी। जिस तरह वो हम पर चीख चिल्ला रही थी, आई डोंट थिंक सो, बट अब लगता है कि वाकई चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी हमें नजर आ रही थी। ध्वनि ने लापरवाही से कहा, अरे तो जब इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट ही वापस खींच ली तो फिर उसे फ़ायदा होना नहीं था, और वो हर वक्त अपना सोचती है, सो उसने शो को ही छोड़ दिया। वैसे भी मैं तुम हम सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी मतलबी है। जब तक उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा वो कोई काम करना पसंद नहीं करेगी। रूहानिका इस बीच कुछ नहीं बोली थी, उसे वैसे भी पता था कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। नव्या कुछ और कहना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने जैसे ही फ्लैश होते हुए नाम को देखा, एक पल को उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे ऐसे देखकर ध्वनि ने उसका फ़ोन उठा लिया और कॉल उठाने का इशारा किया। नव्या ने उन दोनों को देखते हुए कहा, मिस्टर थॉमस जॉनसन की कॉल आ रही है। मिस्टर थॉमस जॉनसन एक अमेरिकी डायरेक्टर जिनका मूवी हमेशा से ब्लॉकबस्टर होती आई है, उन्होंने जिसे भी अपनी मूवी में सेलेक्ट किया है वो इंसान बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचा है। इंडस्ट्री की दुनिया में उन्हें डायरेक्टरों में सबसे उम्दा माना जाता है और उनका एक अलग रुतबा और पर्सनालिटी है। ध्वनि ने तुरंत उसे फ़ोन उठाने का इशारा किया। नव्या ने लंबी सांस लेकर कॉल रिसीव किया और कुछ देर तक खामोशी से बात करती रही। हाँ, इस बीच उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी और अगले ही लम्हे उसने थैंक यू कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट किया था। फिर अपनी जगह से उठकर एकदम से रूहानिका के गले लग गई थी। उसका रिएक्शन उसे कुछ समझ तो नहीं आया था, सो उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा था, क्या ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। नव्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा था, तुझे पता चलेगा तो तू भी बहुत खुश होगी। मिस्टर जॉनसन ने तेरे साथ अपनी मूवी करने का डिसाइड किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तुझे एज अ मेल लीड सेलेक्ट किया है और आज ही वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ध्वनि खुशी से पागल हो गई और एकदम से जाकर उन दोनों के गले लग गई। रूहानिका अपनी जगह पर जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बड़ा डायरेक्टर उसे खुद से कैसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर उन दोनों को जब उसका खास रिएक्शन महसूस नहीं हुआ तो ध्वनि ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या तुझे सदमा लग गया। तो वो एकदम से होश में आई और बोली, ऑफ कोर्स यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। मुझे हमेशा से सपना था कि मैं उनके साथ काम करूं, मगर वो इस तरह पूरा होगा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। यार मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। दोनों को पता था कि रूहानिका के लिए उसका सपना कितना मायने रखता था। उन्होंने भी उसे कसकर अपने वजूद में समेट लिया और उसे एहसास कराया कि वो जो कुछ भी सुन रही है या अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सपना नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकतों में से एक है। काफ़ी देर तक वो लोग ऐसे ही मिलकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते रहे, फिर लोकेशन के लिए निकल गए क्योंकि अभी बहुत सा काम बाकी था और अभी आगे एक लंबा सफ़र उसका इंतज़ार कर रहा था। 1 महीने बाद रूहानिका उस मूवी में सेलेक्ट हो चुकी थी और वो पूरी जी जान से मेहनत कर रही थी। उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसे रीटेक तक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सेट पर मौजूद सभी लोग उससे बहुत प्रभावित रहते थे, यहाँ तक कि मिस्टर जॉनसन, जो कि ज़्यादा किसी को
भाव नहीं देते थे, उन्होंने भी रूहानिका को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। वो उनके खास लोगों में से एक हो चुकी थी और अब तो हालात ऐसे थे कि एक आध सीन के लिए वो उसकी सलाह लेना भी ज़रूरी समझते थे। वो उनके साथ काम कर कर बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब उसका ड्रीम कम ट्रू जैसा सिचुएशन उसके सामने था और वो यकीनन बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसका काम, वो तो उसका पहला प्यार था। उसके चेहरे पर एक, इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर एक अनकही सी उदासी और आंखों में एक सूनापन हमेशा रहता था। रणविजय जब से गया था तब से उसने एक बार भी ना तो उसे कॉल की थी, ना उसे पता था कि वो इस वक्त कहाँ पर है, जिस वजह से अब उसे घर पर रहना भी अच्छा नहीं लगता था। उसने कई बार सोचा था कि वो खुद से उसे कॉल कर ले, मगर हर बार ये सोचकर रुक जाती थी कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए या कहीं फिर वो बिजी तो नहीं होगा। फिर उसने जैसे बिहेव किया था जिस वजह से अभी भी रूहानिका को शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ, पूरी तरह से उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर उसके शब्दों ने शायद कहीं ना कहीं उसे आहत किया था जो वो इस तरह से चला गया था। वो तो बस उसकी मदद करना चाहता था। उसने तो खुद सामने से उसे अप्रोच किया था, पर उसने ना तो उसकी मदद के बदले रणविजय को थैंक यू कहा था और ना ही कोई खास रिएक्शन दिया था। फिर उसका ऐसे जाना तो बनता था, उसने रणविजय को खुद ही इस तरह से जाने का मौका दिया था, तो फिर अब वो सिवाय अफसोस की कर क्या सकती थी। एक शाम आज वो काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी, जिस वजह से उसके पास पहले से ज़्यादा वक्त था, मगर वो घर नहीं जाना चाहती थी। उसे वहाँ रणविजय के बिना रहना अच्छा नहीं लगता था। उसका बस चलता तो वो अपने पुराने घर चली जाती, मगर अपनी भाभी की वजह से अब वो वहाँ भी नहीं जा सकती थी। सो मन मारकर घर की ओर बढ़ गई। वैसे भी घर के अलावा उसका मुंबई में कोई दूसरा ठिकाना तो था नहीं। रूहानिका ने कैब बुक करी और घर की तरफ चल दी। 1 घंटे में वो मेंशन के करीब थी। उसने लंबी सांस ली और गेट से अंदर दाखिल हुई। क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन था और उसका ध्यान सामने नहीं था, तो एकदम से वो बुरी तरह लड़खड़ाई और गिरने को हुई। मगर इससे पहले गिरती किसी ने उसे संभाला। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, तब जाकर उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे वो शख्स नजर आया और उसकी नीली आंखों का सामना सीधा उसकी आंखों से हुआ। वो लम्हे भर में उन नीली आंखों में डूबने लगी। आज ना जाने कितने वक्त बाद उसे सुकून का एहसास हुआ। ऐसा ही हाल रणविजय का था। वो चाहकर भी अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पा रहा था। वो दोनों सबसे बेखबर एक दूसरे में खोए कि अचानक रणविजय का फ़ोन रिंग हुआ। वो एकदम से हकीकत में वापस आया। रणविजय ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई और उसे सीधा खड़ा किया। रूहानिका ने खुद को नॉर्मल किया और एक लंबी सांस लेकर इधर उधर देखकर किसी तरह खुद को कंपोज किया। रणविजय ने एक नज़र फ़ोन पर चमकते नाम को देखा, फिर लंबी सांस लेकर एक गहरी निगाह रूहानिका पर डालकर आगे बढ़ गया। उसने उसे ना तो खुद से बात करने का एक मौका दिया, न खुद आगे बढ़कर उसे बात की। रूहानिका ठगी से उसे जाता हुआ देखती रही। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत कुछ सुनना चाहती थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी हुआ क्या। वो एकदम से ऐसे चला गया, कुछ कहा भी नहीं। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो पूरी तरह से उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। हाँ, वो एक बार फिर उसकी आंखों से ओझल हो गया और वो सिवाय देखने के कुछ कर ना पाई। एक बार फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे उसका यूं जाना एक बार फिर नागवार गुजरा। और सबसे बड़ी बात, उसका उससे बात ना करना उसे बुरी तरह खल गया। क्यों? क्या वो ये नहीं जानती थी, या फिर वो ये समझना नहीं चाहती थी कि उसकी इस घर में क्या हैसियत थी? खैर, जो कुछ भी था, दर्द से दर्द, तकलीफ सी तकलीफ थी, जो भी था रूहानिका के लिए बर्दाश्त से बाहर था। काफ़ी देर तक वो उसी दिशा में देखती रही, फिर दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। घर में आज भी फिर वही सन्नाटा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो सोफे पर जाकर बैठ गई और आंखों को बंद कर लिया। आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर बिखरने लगे और कुछ समय बाद काकी रसोई से बाहर आई। उसे इस तरह देख वो बुरी तरह परेशान हुई और घबराते हुए बोली, हुआ क्या है, रो क्यों रही हैं? रूहानिका ने अपनी आंखें खोली और आंसुओं को साफ करते हुए कहा, भाई की याद आ रही है। खैर, ये सब छोड़िए, मिस्टर रावत कब आए थे? काकी ने कुछ देर उसे देखा और धीरे से कहा, रणविजय सर सुबह आपके जाने के बाद आ गए थे, अभी कुछ वक्त पहले ही निकले हैं। रूहानिका कुछ कह ना सकी और उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। काकी उसे रोकना चाहती थी, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई, सो वो वहाँ से वापस अपने काम के लिए निकल गई।
वो सीधा बालकनी में आई और ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे और वो बुरी तरह खुद को रोने से रोक नहीं पाई थी। उसने खुद से कहा था, सुबह से आए, एक बार भी मुझे नहीं बताया। हाँ ठीक है, हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है, मगर क्या इतना ख़राब है कि आपको मुझे कुछ बताने में शर्मिंदगी का एहसास हो? आप क्यों करते हैं ऐसे? क्यों करते हैं मुझे इग्नोर? क्या किया है मैंने? क्यों क्यों क्यों? हज़ार सवाल मगर एक जवाब नहीं। आंखों में आंसू और वही सूनापन एक बार फिर वो उसे दे गया था। और हर बार की तरह इस बार भी रूहानिका को अपनी गलती नहीं पता थी। आगे का भाग अगले एपिसोड में।